कर दिया। शक के आधार पर सजा नहीं दे सकते, जज का यह कहना है। एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया और कहना है उनका कि शक के आधार पर सजा नहीं दे सकते। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 17 साल बाद आया फैसला, सभी आरोपी बरी। फैसले के दौरान रो पड़ी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप था कि 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने ये ब्लास्ट करवाया है। इसके अलावा कुछ और भी आरोपी थे इसमें। फिलहाल सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले में मिल रही जानकारी के अनुसार मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए के द्वारा जो फैसला सुनाया गया उसमें स्पष्ट और जो सीधी टिप्पणी थी, उनका यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो अभी तक इस पूरी घटना पर 10 बड़ी बातें वो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। शक के आधार पर सजा नहीं दे सकते, जज का स्पष्ट कहना है। इस पूरे मामले में एनआईए कोर्ट के जज ने कहा और बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी या नहीं थी यह साबित नहीं हो पाया है। मिल रही जानकारी के अनुसार कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जज का कहना है। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। फिलहाल आरडीएक्स और बॉम्ब का कोई सबूत नहीं मिला और इसके अलावा जांच में सरकारी पक्ष की खामियों का भी जिक्र हुआ। 10 बड़ी बातों में एक और बड़ी बात यह कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जज का यह भी कहना है। अब इस पूरे मामले में देखिए कोर्ट के द्वारा भी ये टिप्पणी की जा रही है कि जज के द्वारा जो टिप्पणी की गई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अपने फैसले में जो 10 बड़ी बातें एनआईए कोर्ट के जज ने बताई, उनके द्वारा जो फैसला लिया गया उस फैसले से संबंधित एक बड़ी खबर आपको बता दें। शक के आधार पर सजा नहीं दे सकते, जज का इस पर कहना था। स्पष्ट उनका यह कहना है कि यदि पुख्ता सबूत होते तो इस पर कुछ आगे कार्रवाई होती और उसी के आधार पर एक्शन लिया जाता, लेकिन अभी न तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ, न कर्नल पुरोहित के खिलाफ, न अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं बचा है। और साध्वी प्रज्ञा का पहला बयान कि मैंने कई सालों तक अपमान सहा, मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा, निर्दोष होते हुए भी अपराध का कलंक लगा, आज भगवा ध्वज की विजय हुई है। भगवा आतंकवाद का झूठा आरोप साबित हुआ है, आज भगवा ध्वज की विजय हुई है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया। प्रज्ञा ठाकुर जिनका यह कहना है कि बहुत सालों तक उन्होंने इस अपमान को सहा, उन पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने ये ब्लास्ट किए और इस ब्लास्ट के मामले में काफ़ी प्रताड़ित भी उन्हें किया गया, ऐसा कई बार कई मंचों से वो कह चुकी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि निर्दोष होते हुए भी मुझ पर कलंक लगा और जिस तरह से इस पूरे मामले की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बहुत समय तक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिरासत में थी और उन पर आरोपों के तहत इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके साथ बहुत मारपीट की गई, बहुत ज्यादती की गई, ऐसा उनका कहना है। और कई बार उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, उनके शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं इससे, और ये सब बातें उन्होंने कई मंचों पर अलग अलग जगहों पर कही हैं। लेकिन अब उनका ये कहना है कि सत्य की जीत हुई है, मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा लगातार और अब जाकर के भगवा ध्वज की विजय हुई। और जो भगवा आतंकवाद का झूठा आरोप लगाया गया था वो भी स्पष्ट हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और सभी 17 साल बाद 7 आरोपी बरी कर दिए गए सबूतों के अभाव में, क्योंकि कोई सबूत ना तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मिला, ना कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत मिला, ना अन्य जो सभी 7 आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई सबूत मिला है। और अब वर्तमान स्थिति क्या रहेगी और अभी अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? एक बहुत बड़ा ये मामला था, काफी समय से लंबित चल रहा था और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का अब ये कहना है कि जो भगवा आतंकवाद नाम का शब्द गढ़ा गया वो झूठा साबित हो गया है। मैं एक बात और बताता हूँ कि कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि मालेगांव ब्लास्ट ये हुआ है, ये जितना सच है उतना ही सच ये है कि जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सरकारी पक्ष जो है वो साबित नहीं कर पाया, ये खुद कोर्ट ने कहा हुआ है। और इसके बाद कर्नल प्रसाद पुरोहित इन्होंने उनको जब भी निर्दोष छोड़ा गया तो बाहर आने के बाद उन्होंने ये जो कहा गया है, ये जो मीडिया कर्मी उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि मेरा देश के ऊपर निस्सम प्रेम है, ये एक विकृत मानसिक जो बीमारी है उसके तहत ये भगवा दहशतवाद ये वर्ड यूज़ किया गया था, हिंदू धर्म को जो है वो बदनाम किया गया था।
देश ये सर्वोच्च रहता है और हम देश के सेवक हैं। इसी के तहत अब हम जब न्यायालय ने जो फैसला वो सुनाया, उसके शुरुआत तौर पे जो आरोपी थे उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं ये स्पष्ट किया। और ये स्पष्ट करते हुए पहले ही न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो भी सरकारी पक्ष ने उनका पक्ष रखा हुआ है, जो भी आरोपी है उनके खिलाफ जो सबूत, जो साक्ष्य जो कोर्ट में पेश की गई है वो सारी बेबुनियाद है। वो एविडेंस जो है वो कहीं कोर्ट में साबित नहीं हो पा रही है, इसलिए जो आरोपी है वो सभी के सभी बरी कर दिए जाते हैं। ये कोर्ट ने पहले सुनाया। और उसके बाद आरडीएक्स कहाँ से लाया गया है, बाइक किसकी थी, अभिनव भारत का नाम इसमें आया गया था। अभिनव भारत ने पैसे लिए थे। अभिनव भारत के जो कार्यकर्ता है उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, उन्होंने पैसे दिए थे, मीटिंग अरेंज करवाई थी। उसके बाद भोपाल में एक मीटिंग हुई थी। कर्नल प्रसाद पुरोहित इन्होंने जो आरडीएक्स थे वो सैन्य ने जो जब्त किया था वो आरडीएक्स में इस्तेमाल किया था। स्पॉट पंचनामा जो है वो पूरी तरह से सही नहीं हो पाया है। जो स्पॉट पे जो अंगुलियों के निशान मिले हुए हैं वो किसी भी आरोपी से मेल खाते नहीं है। नार्को टेस्ट के बारे में बात किया, नार्को टेस्ट में जो साबित हुआ है या जो सामने आए वो कोर्ट में रखने के लिए एनआईए ने देरी की है। ये सारे आरोप जो थे, ये सारे आरोपों को आरडीएक्स कहाँ से लाया, कर्नल पुरोहित इनके पास मिला हुआ था या फिर कर्नल पुरोहित ने ये सब लाया, ये कहीं पे जो सरकारी पक्ष है वो साबित नहीं कर पाया। जो बाइक थी वो बाइक साध्वी प्रज्ञा सिंह इनकी थी, ये आरोप लगाया गया था। वो जो बाइक है वो साध्वी प्रज्ञा सिंह के नाम पे नहीं है, ना उनके पास कभी देखी गई है, ना इसके जो विटनेस है वो सरकारी पक्ष खड़ा कर पाया। उसके बाद में अभिनव भारत का नाम जो है था कि अभिनव भारत ये संगठन जो है इन्होंने पैसे दिए थे ये पूरे मामले में, और जो बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो अभिनव भारत ने किया गया था। लेकिन ये फाइनेंशियल सपोर्ट को किसने किया, कहाँ पे किया, इसकी क्या मीटिंग्स हुई, इसके फिजिकल और टेक्निकल एविडेंस जो है वो सरकारी पक्ष जो कोर्ट में नहीं रख पाया, ये कोर्ट ने स्पष्ट किया है। उसके बाद मेजर जो है रमेश उपाध्याय, इनके रोल के बारे में कहा गया था कि इन्होंने ट्रेनिंग दी हुई थी कि जिस तरह ये ब्लास्ट करना है, किस तरह बम बनाना है, ये सब ट्रेनिंग दी हुई थी। वो कहीं पे जो सरकारी पक्ष है वो साबित नहीं कर पाया। समीर कुलकर्णी है, सुधाकर चतुर्वेदी है, सुधाकर धर द्विवेदी है, इनके ऊपर भी आरोप लगाया गया था कि एक हिंदू ऐसी संगठन होना चाहिए जो आतंकवाद को उनके ही जवाब में, उनके ही जुबान में जवाब देगी, ऐसी एक संगठन होना चाहिए। ये कहा गया था, उसके तौर पे एक संगठन बनाया गया था और उसके तहत सब मीटिंग करके एक पूरा एक प्लानिंग के तहत ये सब ब्लास्ट किया गया था। ये सब जो पक्ष रखे गए थे, इसके कोई भी एविडेंस, फिजिकल टेक्निकल कोई भी एविडेंस जो है वो सरकारी पक्ष रख नहीं पाया, और इसके तहत ये सारे आरोपी जो है इनको बरी कर दिया जाता है। और ये सब कहते हुए कोर्ट ने आखिरी तौर पे ये स्पष्ट किया कि मालेगांव ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये किसने किया है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिन आरोपी जो कोर्ट में, इन आरोपियों पे जो आरोप लगाया गया है वो आरोप साबित करने में जो सरकारी पक्ष है वो सक्षम नहीं हो पाया, उनको यहाँ पे यश नहीं आया हुआ है। स्वाभाविक है। लेकिन अजीत, एक बात और कि अभी यहाँ ये मामला खत्म हो गया, लेकिन क्या कोई संभावनाएं किसी तरह से बन रही हैं? क्या एनआईए के अलावा भी किसी अदालत में इसे ले जाया जा सकता है? और क्या किसी भी तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या कर्नल पुरोहित समेत जो 7 आरोपी हैं उन्हें फिर से इस मामले में घसीटा जा सकता है? या अदालत के फैसले के बाद इन्वेस्टिगेशन के संबंध में भी कोई टिप्पणी की गई कि क्या इसकी जांच आगे होती रहेगी या क्या रहेंगी परिस्थितियां आगे? जी बिल्कुल, थोड़े दिनों पहले 7/11 ब्लास्ट का जो फैसला आया था उसमें भी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। उसके खिलाफ एनआईए ने, सरकारी पक्ष ने तुरंत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे अपनी याचिका दायर की थी। इसी मामले में एनआईए फिर से मुंबई हाई कोर्ट में वहाँ पे अपनी जो दलील रखेंगे, वहाँ पे केस फाइल करेंगे और फिर से उनका पक्ष कितना सही है, उन्होंने जो फिजिकल टेक्निकल एविडेंस दिए है वो कैसे सही है वो बताएंगे। लेकिन जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं होते, जब तक ये जो आरोपी है उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो प्रूव नहीं होते, तब तक तो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है। दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो गया है। कांग्रेस की मानसिकता क्लियर हो गई है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है और हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर जबरन फंसाना चाहती थी। हिंदू आतंकवाद का जो शगुफा फेंका गया था वो भी झूठ। निश्चित रूप से अब कांग्रेस जवाब दे ना, माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदू आतंकवाद का जो लेप उसने हिंदुओं पर लगाया था, भगवा आतंकवाद का जो लेप लगाया था, कांग्रेस हिंदुस्तान के हिंदुओं से माफी मांगे
कि किस तरह उनने हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची थी। और आज कांग्रेस को जो है मुंह की खानी पड़ी है इस मामले में। न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो स्वागत योग्य है। तो प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार आ रहा है। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे रामेश्वर शर्मा को, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई और इस पर अब लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा था और उस वक्त से लेकर इस वक्त तक खुद जो भोपाल से पूर्व सांसद रही हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। जो बयान है उससे मुकर गए, तो वहां पर भी सरकारी पक्ष को झटका लगा। तो आज कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये प्रोसिक्यूशन ये स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि वो बाइक किसकी थी, प्रोसिक्यूशन ये स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि आरडीएक्स कहाँ से आया, प्रोसिक्यूशन ये स्टैब्लिश नहीं कर पाया कि मीटिंग और फंडिंग कहाँ से आई थी। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके आधार पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि साथ के साथ जो इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए थे उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। लबीना, स्वाभाविक है। और मैं लौटूंगा आपके पास, और हमारे साथ रविंद्र जी जुड़ गए, पूर्व विधायक हैं। दहशतवादी नहीं है और आज ये निकाल लग रहा है। यही अमित शाह की सरकार ने हेमंत करकरे साहब को नॉमिनेट किया था और वो हेमंत करकरे साहब ने अच्छी तरह से उन्हें जांच की। जांच पड़ताल के बाद उन्होंने खुला कहा कि इसमें अभिनव भारत कहाँ था। अखलाक जी आप बताइए मुझे क्या कहना है आपका इस पूरे आदेश पर? इस आदेश पर हमारे ये बोलना है कि हम वहाँ हाईकोर्ट जाए। और रविंद्र तोमर जी हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस नेता जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। रविंद्र जी, बहुत सारे इस पे कयास अटकले, जब तक ये मामला में फैसला नहीं आ गया चलता रहा। कई नए नए शब्द गढ़े गए, मसलन भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। मैं लौटूंगा आपके पास, इस बीच प्रतिक्रियाएं आ रही, एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने भी कल कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, गृह मंत्री जी की बात कल उन्होंने सदन में कही और आज ये बात सच साबित हुई। हिंदू विचारधारा ही नहीं आतंक की, हिंदू तो शांति का प्रतीक है। वो कैसे किसी को मार सकता है, कैसे को बॉम्ब लगा सकता है, वो कैसे ब्लास्ट कर सकता है। तो ये बहुत दुखद है। अनलेस एंड अनटिल आई डोंट नो व्हाई दे। बट आपको लगता है सर कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी लगातार गढ़ी जा रही थी वो अब कम होगा? इतना बड़ा मैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए चलेंगे रामेश्वर शर्मा जी के पास, बीजेपी विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रामेश्वर जी, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए थे इस मामले के बाद, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कितनी यातनाएं सही, इन सभी बातों का आज पटाक्षेप हो गया। निश्चित रूप से हम न्यायालय का हृदय से धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं। जो कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह जी ने, सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इस्लामिक कट्टर आतंकवाद को छिपाने के लिए और निर्दोष हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, भगवा आतंकवाद, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों श्रद्धा और भावना के आस्था के केंद्र साधु सन्यासियों को भी दिग्विजय सिंह जी ने योजनाबद्ध तरीके से आतंकवाद जैसे शब्द में डाल दिया था। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उससे हिंदुओं का ध्यान भटकना चाहिए और ये लगना चाहिए कि आतंकवाद तो मुसलमान, ये इस्लामिक या पाकिस्तान का पड़ोसा आतंकवाद नहीं है, ये तो हिंदुओं में भी आतंकवाद है। ये जानबूझ के ये योजना बनाई थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ, कांग्रेस का चेहरा काला हुआ। दिग्विजय सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को और उनकी पूरी तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार को माफी मांगना चाहिए। हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं से, साधु सन्यासियों से, जिन लोगों को निर्दोष फंसाया गया, यातनाएं कितनी सही है साध्वी ने या अन्य साधु समाज ने, कितनी उनके साथ दर्दनाक मारपीट की गई है, पुलिस ने कितनी जाति की है, आज वो चलने योग्य नहीं है, आज वो 5 कदम अपने बलबूते पर नहीं चल सकती। ये सारी यातनाओं का ही तो परिणाम है और निर्दोषों को सताना ये कांग्रेस की मंशा है। कांग्रेस हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना चाहती है और आतंकवादियों को कांग्रेस बिरयानी खिलाना चाहती है, ये कांग्रेस का मंशा थी। लेकिन आज उस मंशा का पर पानी फिर गया है और हिंदुस्तान का निर्दोष हिंदू आज फिर निर्दोष साबित हुआ है। न्यायालय ने उसको बाइज्जत बरी किया है। ना हिंदू पहले आतंकवादी था, ना हिंदू आज आतंकवादी है, ना हिंदू कल आतंकवादी होगा। हाँ, हिंदुस्तान का हिंदू बाबा साहब के संविधान का, न्याय का अनुसरण करेगा, पालन करेगा और आतंकवादियों से 2-2 हाथ लड़ने के लिए हिंदुस्तान का हिंदू 12 महीने 24 घंटे तैयार रहेगा। हम इस देश में आतंकवाद नहीं चलने देंगे। कांग्रेस समझ में आना चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को माफी मांगना चाहिए कि जानबूझकर हिंदुओं को,
साधु संतों को भगवा ठीक है। आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द रचा था। शर्मा जी आप रहिएगा हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता रविंद्र जी तोमर जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन इस पर लिया जाए। रविंद्र जी, एक बात तो साफ है कि एनआईए अदालत ने साफ कह दिया, जज के द्वारा कहा गया कि धर्म कुछ नहीं होता, आतंकवाद में आतंकवाद होता है। तो क्या ये जो टिप्पणी है इसे किस तरह से आप देखते हैं? हिंदू या मुस्लिम कोई भी आतंकवादी नहीं होता, आतंकवादी होता है, कोर्ट का साफ कहना है। अदालत का सम्मान करते हैं और ये बात भी ठीक है कि आतंकवादी होता है, कोई जाति आतंकवादी नहीं है। बात इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम दलीलें देकर के जिस प्रकार से पक्ष को राजनीति में परिणत करते हैं, ये उनकी बड़ी बाकपटुता है। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश को आवश्यकता क्या है भाई, जिसका लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके पास सत्ता है, सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी है कि वो देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। हम विपक्ष के लोगों को अगर कहीं लगता है तो हम आवाज भी उठाएंगे उसकी। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हिंदू आतंकवाद और ये सब कह करके हमने अपना पक्ष क्लियर कर लिया और जिससे हमें लोगों ने मान लिया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कि इतना देखना चाहिए कि आपकी सरकार है, तो अगर कहीं अभी 26 परिवार उजड़ गए जिनके लिए अभी ये कश्मीर में, तो क्या मतलब ये इसके लिए कांग्रेस ने कहीं देश में जब इतना बड़ा कांड हो गया जिससे हमेशा कांग्रेस ने तो उसका समर्थन किया कि भाई आपने अगर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया तो उसमें कहाँ टिप्पणी आई। बात यह है कि जब कहीं संदेह की बात आती है तो हम विपक्ष के लोगों का काम है कि जनता की बात कहना और सरकार को आईना दिखाना। दूसरा बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी एक और हिदायत है कि ये सब बातें तो होनी चाहिए देश के हित में, और सनातन का देश है, सनातन की बात भी होनी चाहिए, इसमें भी हम पक्ष में हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस देश में बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए और भ्रष्टाचार पे चर्चा होनी चाहिए, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई और राज्यों में सत्ता में आ रही, तो उस पर भी तो कभी मैं आता हूं। रवि जी, एक रिएक्शन रामेश्वर जी से ले ले। रामेश्वर जी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आतंकवाद ज्यादा महत्वपूर्ण है? किस विषय पर ज्यादा चर्चा होनी है, ये कैसे तय होगा? नहीं, मैं रविंद्र जी को इस बात का थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा कि रविंद्र जी, आपकी, मेरी और हिंदुस्तान की सबसे पहली प्राथमिकता है कि देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। पाक के द्वारा जो परोक्षित आतंकवादी है, ये इसको इस्लामिक कट्टरपंथी कहा जाता है, जो निर्दोषों की गर्दन काटने का काम करता है, जो धर्म के युद्ध भारत में छेड़ता है। इनके खिलाफ लड़ाई आप अपने जो दल के नेता हैं दिग्विजय सिंह जी या सोनिया जी, उनको बताइए और उनको समझाइए कि जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी कहें, निर्दोषों को आतंकवादी ना बनाएं। रही दूसरी बात, तो मैं रविंद्र जी को एक और याद दिला देना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार सरकार और न्यायालय दोनों कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस पर भी काम कर रहे हैं, हम सड़क पर भी काम कर रहे हैं, हम बिजली पर भी काम कर रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आपकी 10 साल की सरकार और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। हम देश के आंतरिक विषयों को भी भरपूर तरीके से उनका समाधान और जनता को मूलभूत सुविधा देने के लिए भी वचनबद्ध हैं। लेकिन आपकी, मेरी और हिंदुस्तान की सरकार की, भारत की सेना की और भारत के 1 अरब 40 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है। हमारा देश में किसी भी प्रकार का हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस आतंकवाद को हर कीमत पर कुचलेंगे। और नेताओं से मेरी एक ही प्रार्थना है कि आतंकवादी को आतंकवादी कहो, निर्दोष हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर हिंदुओं को परेशान करो और आतंकवादियों को बचाओ। ये पाप कोई नेता ना करे, इतनी सी प्रार्थना है। हमें कांग्रेस से एलर्जी नहीं है, कांग्रेस सदियों विपक्ष में रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर वो सड़क की बात कांग्रेस करेगी तो हम उसके साथ सड़क देखने भी चलेंगे और सड़क बनवाने भी चलेंगे। अगर वो पानी की बात करेगी तो हम नदी जोड़ो अटल जी का अभियान भी चलाएंगे और नदी और तालाब और कुएं बावड़ी के गहरीकरण भी करेंगे। मध्य प्रदेश भी कर रहा है, देश भी कर रहा है, जलाशय भी बचाएंगे। बेरोजगार है, हम इस मुद्दे पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं और बेरोजगारों को रोजगार हर कीमत पर मिले, चाहे वो जो है उनके सेल्फ फाइनेंस की योजना से मिले, चाहे नौकरी के माध्यम से मिले, चाहे वो खुद उद्योगपति बन जाए, चाहे एग्रीकल्चर में बढ़े। कुल मिलाकर सबको सब काम करना आना चाहिए और उनकी
योग्यता जिस रामेश्वर काम जी- में जिसको उसको लाभ दिया जी जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व विधायक रविंद्र जी तोमर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो दोनों ही पार्टी के पक्ष जो रख रहे थे उस पर हमने आपको सुना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कुछ इस बारे में कहा, आइए सुन बातें। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्पष्ट कहना है कि अपील होगी। इसका क्या यह अर्थ निकाला जाए कि कांग्रेस पार्टी या इस पूरे मामले में एक बार फिर से कोई वादी पक्ष बन करके किसी कोर्ट में इस मामले को लेकर जाए, क्योंकि अभी मालेगांव ब्लास्ट का जो पूरा मामला है वो यथावत है कि यदि ये जो आरोपी इसमें 7 बनाए गए थे अगर ये बरी हो गए तो अब इसमें आरोपी वो नहीं है, अब वो निर्दोष हैं, पूरी तरह से निर्दोष हैं। इनका इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट का फैसला आ चुका है। लेकिन फिर कौन, किसने किया वो धमाका, ये भी एक अहम सवाल है। आरडीएक्स था, ब्लास्ट हुआ, उसमें जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया वो बाइक किसकी थी, ये सारे जो विषय हैं अभी भी इसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और यक्ष प्रश्न ये बना हुआ है कि धमाका आखिर किसने किया, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सभी विषय लगातार अभी भी जांच के दायरे में हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर आगे की क्या स्थिति रहेगी उस पर कोई अलग से टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ का ये जरूर कहना है कि वो इस पूरे मामले को फिर से आगे ले जाया जा सकता है। हालांकि वो खुद ले जाएंगे या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता विधायक या मंत्री को इस बारे में पार्टी पद में मंत्री कोई इस पूरे विषय को लेकर कोर्ट जा सकता है। क्या रहेगी आगे स्थिति, ये भी देखने का विषय होगा। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा, निर्दोष होते हुए भी मुझ पर अपराध का कलंक लगा दिया गया। और इस फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आज भगवा ध्वज की विजय हुई है, हिंदुत्व की विजय हुई है, आज भगवा आतंकवाद का आरोप झूठा साबित हुआ है। फैसले के बाद यह प्रतिक्रिया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की, जो कि भोपाल से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और काफी समय तक वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल में भी रही और कई साल तक मैंने अपमान सहा, इस बारे में उन्होंने जिक्र किया और बताया कि मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा।